इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकी फाइटर जेट F-18E सुपर हॉर्नेट की, जो आने वाले वक्त में उड़ान भरते नजर आ सकते हैं भारतीय विमान वाहक जहाजों INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से। जी हाँ, खबर यही है कि F-18E सुपर हॉर्नेट बनाने वाली कंपनी बोइंग ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो इंडियन नेवी के लिए सुपर हॉर्नेट की टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या है इसके मायने, क्या नेवी ने इसे खरीदने का मन बना लिया है, और अगर भारत ने सुपर हॉर्नेट खरीदा तो ये कितना फायदेमंद होगा, इसका एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। पिछले 40 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है F-18 हॉर्नेट को अपनी सेवाएं देते हुए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित 8 देशों की नेवी इसे ऑपरेट कर रही है। पहली बार इसने जंग का स्वाद चखा साल 1986 में, जब लीबिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इसने साल 1991 के खाड़ी युद्ध और 2003 के इराक युद्ध में जबरदस्त काम किया। अब बोइंग ने इसके सबसे आधुनिक वेरिएंट F-18E सुपर हॉर्नेट को भारतीय नेवी के लिए पेश किया है। F-18E सुपर हॉर्नेट को फिलहाल अमेरिकी नेवी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कुवैत की नौसेना इस्तेमाल कर रही है। बोइंग का कहना है कि भारतीय नौसेना की जैसी जरूरतें हैं, उसके लिए इससे बेहतर कोई फाइटर जेट हो नहीं सकता। यह साबित करने के लिए बोइंग लगातार पिछले कई महीनों से परीक्षण कर रही है। सुपर हॉर्नेट प्रोग्राम के वाइस प्रेसिडेंट डैन गिलियन ने अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने भारतीय नौसेना के साथ उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहुत सारा सिमुलेशन का काम किया है। हम इसे लेकर बेहद निश्चिंत हैं कि सुपर हॉर्नेट उनके सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो चाहे अभी के हों या फिर भविष्य में आने वाले, सब पर ऑपरेट कर सकता है। हम सोचते हैं कि भारतीय नौसेना को जो चाहिए उसके मुताबिक हम वेपन्स और फ्यूल लोडआउट्स किसी भी मिशन के लिए देने में पूरी तरह सक्षम हैं। आज जिस रूप में सुपर हॉर्नेट बने हैं, वो भारतीय कैरियर से ऑपरेट हो सकते हैं। वहीं बोइंग के प्रवक्ता जस्टिन गिब्सन ने भी इसकी जानकारी दी है कि सुपर हॉर्नेट को स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको मैं बताऊंगा कि स्टोबा सिस्टम होता क्या है और वो क्यों F-18E सुपर हॉर्नेट को इसके लिए तैयार करने की जरूरत बोइंग को पड़ रही है। लेकिन उससे पहले आपको बोइंग के प्रवक्ता जस्टिन गिब्सन ने क्या कहा है बता देते हैं। भारतीय नेवी के लिए तैयार किए जा रहे सुपर हॉर्नेट के बारे में जानकारी देते हुए गिब्सन ने कहा है कि बोइंग और अमेरिकी नेवी F-18 सुपर हॉर्नेट को स्की जंप के मुताबिक ऑपरेट करने के शुरुआती चरण में है, जो कि पेटुंगसेंट नदी के पास मौजूद नेवल एयर स्टेशन में भारतीय नेवी को स्टोबार कैपेबिलिटी दिखाने के लिए किया जा रहा है। बोइंग ने अभी तक भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ध्यान में रखते हुए 150 से ज्यादा फ्लाइट सिमुलेशंस F-18 के कर चुकी है, और हमारे आकलन से पता चला है कि सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 स्की जंप करने में हर तरह से सक्षम है। दरअसल भारतीय नेवी फिलहाल जो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रही है वो है INS विक्रमादित्य, जो स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी तकनीक पर काम करता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शॉर्ट टेक ऑफ यानी उड़ान बिल्कुल छोटी सी जगह से भर ले, जिसे हम स्की जंप भी कहते हैं। अभी हाल ही में आपने तेजस के नेवल वेरिएंट को स्की जंप करते हुए देखा होगा। भारतीय नेवी के MiG-29 के भी इसी तरह डेक से उड़ान भरते हैं। वहीं अरेस्टेड रिकवरी को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि जब विमान जहाज के डेक पर उतरता है तो इसे रस्सियों के सहारे पकड़ लेना, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उसे लंबे रनवे की जरूरत पड़ती है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर उतने लंबे रनवे नहीं हो सकते, इसलिए जेट को अरेस्ट करना होता है, जिससे उसकी रफ्तार कुछ ही सेकंड्स के भीतर जीरो की जा सके। आपने नेवल तेजस या फिर MiG-29K को INS विक्रमादित्य पर इसी तकनीक के जरिए लैंडिंग करते हुए देखा होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ लैंडिंग करने की एक और तकनीक है जिसे कहा जाता है कैटोबार, यानी कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। कैटापुल्ट यानी कि गुलेल। जैसा आपने बचपन में अगर गुलेल चलाई हो तो आप इस तकनीक को बेहद आसानी से समझ सकते हैं। जैसे गुलेल के दोनों किनारों पर रबर बांधकर उसके बीच में पत्थर रखकर उसे खींचकर छोड़ देते थे तो पत्थर बहुत दूर तक जाता था। इतनी दूर आप हाथ से नहीं फेंक सकते। ठीक उसी तरह F-18E सुपर हॉर्नेट के टेक ऑफ में इसी तरह की गुलेल का इस्तेमाल किया जाता है।
जेट को उसी तरह रबर के बीच फंसाकर एक तरह से जहाज से बहुत स्पीड के साथ फेंक दिया जाता है, जिससे उसे वो रफ्तार बहुत जल्दी मिल जाती है जिससे वो उड़ सके। तो अब आप दोनों तकनीकों यानी कि स्टोबार और कैटोबार के बीच का अंतर समझ गए होंगे। तो मुश्किल ये थी कि FA-18E सुपर हॉर्नेट सिर्फ कैटोबार तकनीक से ही ऑपरेट हो सकता है, स्टोबार से नहीं, क्योंकि भारतीय नेवी के मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और जल्द ही शामिल होने वाले INS विक्रांत दोनों ही स्टोबार तकनीक से ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए बोइंग को अपने FA-18E सुपर हॉर्नेट में बदलाव करने पड़े हैं, जिससे भारतीय नेवी को इसे खरीदने के लिए मना सकें। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को मिलाकर कम से कम 52 फाइटर जेट्स की जरूरत नेवी को है। भारत के पास अभी कुल 44 MiG-29 के थे, जिनमें 8 ट्रेनर भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें लगातार तकनीकी खामियों से जूझना पड़ रहा है, खासकर खराब इंजन से। 2018 से लेकर अब तक 3 MiG-29 के क्रैश हो चुके हैं। इनके इंजन, सर्विस और पार्ट्स की गुणवत्ता पर 2016 में CAG सवाल उठा चुके हैं। इस विमान को 2034 तक रिटायर भी कर देना है, यानी तब तक नेवी के पास दूसरे विमान आ जाने चाहिए जिससे वो हमेशा तैयार रह सके। भारत के अपने नेवल फाइटर जेट टेड BF को भी 2032 तक शामिल करने की योजना है, लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो मजबूरन नेवी को MiG-29K को ही ऑपरेट करना होगा, लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है। इसीलिए नेवी दूसरे फाइटर जेट्स के कम से कम 2 स्क्वाड्रन जल्दी चाहती है, जिससे 2034 तक जब MiG-29K रिटायर होंगे तब तक वो तैयार हो सके। इसीलिए नेवी ने अब रशियन के बजाय पश्चिमी देशों के नेवल फाइटर जेट्स का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया, जिसमें FA-18E सुपर हॉर्नेट भी शामिल है। इसीलिए बोइंग इसे भारतीय नेवी के मुताबिक ढाल रही है और दावा कर रही है कि इंडियन नेवी को इस जैसा शानदार विमान और कोई मिलेगा नहीं। तो चलिए अब इस विमान के डिजाइन, एवियोनिक्स और हथियारों की बात कर लेते हैं। सुपर हॉर्नेट डबल इंजन सिंगल सीट वाला फाइटर जेट है। इसकी लंबाई 60 फीट, चौड़ाई 44.8 फीट और ऊंचाई 16 फीट है। इसके पंखों का फैलाव 500 स्क्वायर फीट है। इसके एयरफ्रेम की लाइफ 10,000 घंटे से ज्यादा है। इसका खाली वजन 14,552 किलो है। इसमें 6,800 किलो का पेलोड लगाया जा सकता है, जबकि मैक्स टेक ऑफ वेट है 29,937 किलो। इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें इंटरनल 6,667 किलो फ्यूल होता है, जबकि एक्सटर्नल यानी बाहरी तौर पर इसमें 5,914 किलो फ्यूल के साथ 4 ड्रॉप टैंक लगाए जा सकते हैं। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 F414 GE400 टर्बोफैंस इंजन लगे हैं, जिनकी आफ्टर बर्नर थ्रस्ट है 196 किलो न्यूटन की। इससे इसे आवाज से 1.6 गुना तेज रफ्तार मिलती है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब है 228 मीटर प्रति सेकंड, रेंज है 2346 किलोमीटर, फेरी रेंज है 3310 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज है 722 किलोमीटर। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जबकि थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.93 का है। अब इसके हथियारों की बात कर लेते हैं। इसमें एक M61A2 वल्कन मशीन गन लगी है। इसमें 20 mm की गोलियों का इस्तेमाल होता है। इसका रेट ऑफ फायर है 6,600 राउंड पर मिनट। इसमें मिशन के हिसाब से कई तरह के मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं AIM-9 साइडविंडर, AIM-120 AMRAAM, AIM-7 स्पैरो, AGM-65EF मैवरिक, AGM-84 HK स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपांडेड रिस्पॉन्स, AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल, AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन, AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, AGM-84 हार्पून एंटी शिप मिसाइल और AGM-150C लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। बॉम्ब्स की बात करें तो इसमें JDAM, पेवे सीरीज ऑफ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, MK-80 सीरीज अनगाइडेड बॉम्ब्स, CBU-78 गैटॉर माइन सिस्टम, MK-20 रॉक-आई सेकेंड क्लस्टर बॉम्ब, MK-62, 63, 65 क्विक स्ट्राइक नेवल माइन से इसे लैस किया जा सकता है। एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें राइथियन APG-79 रडार लगा है। 1 स्क्वायर मीटर के टारगेट को यह करीब 150 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। यह बेहद आधुनिक रडार है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक बीम स्कैनिंग है, जिसके जरिए रडार करीब करीब लाइट स्पीड से स्कैनिंग कर सकता है। ऐसा अभी किसी भी रडार में नहीं है। इसमें एक और खास बात है, ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड की स्कैनिंग एक साथ करने में सक्षम है। इसका मतलब यह हुआ कि इस रडार की मदद से सुपर हॉर्नेट हवा और जमीन दोनों पर एक साथ कार्रवाई कर सकता है। यह एक साथ कितने टारगेट्स को डिटेक्ट और कितने को एंगेज कर सकता है, इसकी जानकारी अभी क्लासिफाइड है। इसके अलावा यह सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर,
टारगेटिंग पॉड, इंफ्रारेड डिकॉय डिस्पेंसर पॉड, टाउ डिकॉय पॉड, एडवांस डेटा लिंक पॉड और डेटा लिंक ट्रांसवर्सल ऐसे रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए इसमें कई सारे उपाय किए गए हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी ORG के मुताबिक सुपर हॉर्नेट का RCS 0.1 क्लास का है, यानी 0.1 से लेकर 1 स्क्वायर मीटर तक का RCS इसका हो सकता है। तो कुल मिलाकर सुपर हॉर्नेट एक ऐसा फाइटर जेट है जो वॉर टेस्टेड है, जिसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है, दुनिया के बेहतरीन हथियारों से लैस है, दुनिया का बेहतरीन रडार सिस्टम लगा है। अभी तक 700 से ज्यादा FA-18E सुपर हॉर्नेट बनाए जा चुके हैं। इसकी टक्कर का विमान फिलहाल ना तो चीन के पास है, ना ही पाकिस्तान के पास। हर हिसाब से ये रूस के MiG-29K से बेहतर फाइटर जेट है। हालांकि MiG-29K के बराबर का विमान भी पाकिस्तान और चीन के पास नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर सुपर हॉर्नेट इंडियन नेवी के पास आ गया तो हमारी नेवी की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इस रेस में राफेल का नेवल वेरिएंट भी है, FA-18E सुपर हॉर्नेट, और राफेल एम पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में तुलना की तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब एक बड़ा सवाल यह है कि अगर FA-18E सुपर हॉर्नेट को नेवी के लिए खरीदना है तो इसके लिए कीमत कितनी चुकानी होगी। तो सबसे पहले आपको MiG-29K की कीमत बताते हैं। इसकी कीमत है करीब 112 करोड़ रुपए प्रति विमान। वहीं अगर राफेल एम की बात करें तो प्रति विमान कीमत है 700 करोड़ रुपए, जबकि सुपर हॉर्नेट की कीमत है 495 करोड़ रुपए। MiG-29K बहुत सस्ता है, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी मेंटेनेंस और इसकी सर्विस, इसके स्पेयर्स इसे बहुत ज्यादा मुश्किलों वाला फाइटर जेट बना देते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आगे इसे खरीदना फायदेमंद नहीं है। राफेल एम, कोई शक नहीं कि यह बेहतरीन फाइटर जेट है। 5 राफेल वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। आने वाले वक्त में इनकी संख्या 36 हो जाएगी। क्वालिटी शानदार है, मेंटेनेंस कम है, सर्विस अच्छी है, स्पेयर्स भारत में बनेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही एयरफोर्स के ऑपरेट करने की वजह से इसे नेवी को भी ऑपरेट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ट्रेनिंग आसान हो जाएगी। पैसे हैं तो इसे खरीदा जा सकता है, पर लिमिटेड बजट में नंबर ऑफ फाइटर जेट कम आएंगे। सुपर हॉर्नेट की बात करें तो यह भी दुनिया के बेहतरीन नेवल फाइटर जेट्स में से एक है। वॉर टेस्टेड है, लड़ाइयों में साबित कर चुका है। 4 दशकों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतरीन हथियारों से लैस है। लिमिटेड बजट में राफेल एम के मुकाबले ज्यादा विमान खरीदे जा सकेंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि अभी तक हमने कोई अमेरिकी फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके लिए अभ्यस्त होने में ज्यादा वक्त लगेगा। हालांकि अगर ये लिए गए तो कंपनी मेक इन इंडिया के तहत इसे भारत में ही बनाएगी, तो मेंटेनेंस, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा टेक ये है कि अगर बजट लिमिटेड नहीं है तो राफेल एम के साथ जाना चाहिए, और अगर बजट लिमिटेड रखना है तो फिर FA-18E सुपर हॉर्नेट से बेहतर फाइटर इंडियन नेवी को नहीं मिलेगा। और चूंकि ये मेड इन इंडिया होगा तो इसका फायदा हमें स्वदेशी टेड BF को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक सवाल यह भी है कि कब तक हम विदेशी हथियारों पर निर्भर रहेंगे। जरूरत स्वदेशी हथियारों को युद्ध स्तर पर विकसित करने की है, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, क्योंकि स्वदेशी होने के कई फायदे हैं। लागत कम आएगी, मेंटेनेंस आसान होगी, स्पेयर्स के लिए भी किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, हमें इतने सारे हथियारों की जरूरत है कि अगर उनकी फैक्ट्रियां हमने यहां लगा ली तो समझ लीजिए लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यानी भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा, तभी हम सुपर पावर बन पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे वही पुरानी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दाईं तरफ जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें, और साथ ही बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही मिल सके। आपसे विदा लूं उससे पहले उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने डिफेंस डिटेक्टिव की किसी भी रूप में मदद की है। आपकी छोटी से छोटी मदद भी हमारे लिए बड़ा असर करेगी। आप मदद या तो चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं या फिर नीचे दी गई IDs पर। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।